नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात की है। आपको पता है कि चाचा भतीजे में दो फाड़ है और दोनों ही अलग अलग पार्टी रन कर रहे हैं एनसीपी को ही, जो कि दो गुट बन गए हैं, एक शरद पवार और एक अजीत पवार। तो छगन भुजबल जी ने क्या किया था कि उन्होंने शरद पवार को छोड़ करके अजीत पवार के वो खेमे में शामिल हो गए थे, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब फिर से महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया है उद्धव ठाकरे को लेकर के, और उन्होंने ये कह दिया है कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। क्योंकि हिंदू धर्म में विश्वासघात की कोई जगह नहीं है और हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं और उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा विश्वासघात हुआ है, इसलिए हम उन्हें दोबारा सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। इन दो अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान के बाद और छगन भुजबल के शरद पवार से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की जो सियासत है वो कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है और इसी महाराष्ट्र की सियासत पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो मौजूद है हमारे सहयोगी हैं अभिषेक त्यागी। त्यागी भाई, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल दिख रहे हैं इसके क्या मतलब निकाले जाएं? देखिए, सियासी हलचल तो आप जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव के उससे भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप सोचें कि बीजेपी मजबूत है या फिर बीजेपी के जो शिवसेना में जो फूट पड़ी थी, शिंदे गुट मजबूत है, वो भी नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों का ये मानना है, मैं खुद महाराष्ट्र में 3 महीने मुंबई में रहा तो मैंने वहां पर देखा, लोगों का ये मानना है कि बीजेपी ने सही नहीं किया। जिस तरीके से फूट डालो राज्य करो, सेंधमारी जो मामला किया, दोनों मतलब शिवसेना को तोड़ दिया, एक गुट अपने पास रख लिया, दूसरा गुट जो था वो अलग हो गया, तो जाहिर तौर पर इस बात से लोग नाराज थे। इसके अलावा एनसीपी को भी, एनसीपी को भी, तो दोनों पार्टियां उन्होंने तोड़ दी है। तो ये जाहिर तौर पर जो फूट डालकर राज्य करने वाली नीति है, ये बीजेपी की इस नीति से लोग वहां पर नाराज थे। सीधे सीधे तौर पर महाराष्ट्र के लोगों का यह कहना है कि ये जो फैसला है, ये जो काम बीजेपी ने किया है, ये सही नहीं किया है। आप तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, आप दुनिया को संदेश देते हैं कि हम जोड़ने की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं, हम विश्वास की बात करते हैं, लेकिन अगर इन दोनों बातों को आप देखेंगे, केवल महाराष्ट्र का आप एग्जांपल उठाकर देख लीजिए, आप एनसीपी को तोड़ देते हैं, 2 गुट में बांट देते हैं, आप शिवसेना को तोड़ देते हैं, 2 गुट में बांट देते हैं, एक गुट को आप अपने पास रख लेते हैं, दूसरा गुट आपसे अलग हो जाता है। तो जाहिर तौर पर इससे ये चीजें लोगों को समझ में आती हैं। ऐसा नहीं कि देश की जनता बेवकूफ, आप देश की जनता को बना सकते हो, या देश की जनता राजनीति को नहीं समझती है। देश की जनता राजनीति को समझती है, देश की जनता को पता है कि वास्तव में किस तरीके से हकीकत क्या है और झूठ क्या है। तो जो स्वामी जी है, उन्होंने यही बात बोली है कि जाहिर तौर पर देखिए, तोड़ने की राजनीति अगर कोई करेगा तो वो जाहिर तौर पर गलत है। आप संदेश देते हो देश के सामने, माइक पर आप बोल देते हो, कैमरे के सामने बोलते हो कि हम देश को एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, लेकिन वहीं अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, इन बीजेपी की आप मतलब रणनीति को देखें, जो चुनाव के वक्त रणनीति होती है, वो सीधे तौर पर साफ तौर पर समझ में आती है कि तोड़ने की रणनीति है। आप महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, अगर देश में सबसे बड़ा एग्जांपल देख तो महाराष्ट्र। बिल्कुल त्यागी भाई, और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बिहार के भी एग्जांपल एक हमारे सामने है। बिहार में भी किस तरीके से अमित शाह जी को आपने सुना होगा कि वो किस तरीके से कह रहे थे कि चाहे जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। लेकिन आखिर में क्या हुआ, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उन्होंने जाकर के समझौता किया, नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया। और देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे आए, उन नतीजों में जिस तरीके से बीजेपी 240 पर ही अटक कर रह गई, अब उसमें नीतीश कुमार एक बड़ा रोल भी निभा रहे हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने में। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि बीजेपी हमेशा से इस राजनीतिक कह सकते हैं कि दांव पेच को खेलती रही है कि जहां पे भी उसे ऐसा लगता है कि यहां से सेंधमारी करके सरकार को गिराया जा सकता है या ऐसे सरकार को मोड़ा जा सकता है, तो वो सारे हथकंडे बीजेपी द्वारा अपनाए जाते हैं। और यही काम
उन्होंने महाराष्ट्र में किया है, और महाराष्ट्र और बिहार में त्यागी भाई अब विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो इन चुनावों में इसका असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी जनता है वो बेवकूफ थोड़ी है, क्योंकि वहां की जनता, किसी भी राज्य की जनता किसी भी सरकार को इसलिए चुनती है ताकि उनके विकास के काम को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन यहां पे जो है सरकार चुने जाने के बाद क्या होता है कि सत्ता के लेन देन की बातें होने लगती हैं, या फिर उलटफेर की बातें होने लगती हैं, फिर सारी एनर्जी जो है वो इन्हीं सब चीजों में चली जाती है। फिर जनता के विकास के बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ ये देखता है कि किस तरीके से अपनी सत्ता बचाई जाए, किस तरीके से अपने विधायकों को बचाया जाए। और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था, उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ भी हुआ, और जिस तरीके से शिंदे के साथ शिंदे ने जितने भी कुछ एमएलएस को लेकर के उन्होंने सीधे शिवसेना से नाता तोड़ लिया और वो सीएम बन गए, और बीजेपी के फडणवीस वहां पे डिप्टी सीएम बने, और दोनों ने ही मिलकर के वहां पे गवर्नमेंट बना ली। उसके अलावा एनसीपी ने, फिर बारी आई एनसीपी की, एनसीपी में भी अजीत पवार और शरद पवार दोनों अलग अलग हो गए। और सबसे खास बात पता है त्यागी भाई इसमें क्या है? अजीत पवार के ऊपर घोटाले का आरोप है, और खुद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में जाते हैं तो अजीत पवार को के घोटालों की चर्चा करते हैं। वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा घोटाला इसे बताते हैं। लेकिन वही अजीत पवार जब शरद पवार से अलग होकर के, अपने चाचा से अलग होकर के बीजेपी के साथ आ जाते हैं, तो फिर वो अजीत पवार सर्फ एक्सल से वो बिल्कुल धुल जाते हैं, वह बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल करके एकदम क्लीन हो जाते हैं। देखिए नियाज भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये सब पता है राजनीतिक खेल हैं, कि हम साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचारियों को अपने दल में शामिल नहीं करते हैं, हम देश के हित के लिए बात करते हैं, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं। ये तमाम तरीके की बातें केवल मतलब लुभावने नारे एक तरीके से हैं बीजेपी के, क्योंकि आपने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे दिया, बिहार का एग्जाम्पल आपने दे दिया, यूपी का एग्जाम्पल है राजभर बीजेपी से अलग थे। आपको पता है जब यूपी विधानसभा चुनाव हुए थे अखिलेश के साथ थे, लेकिन उसके बाद राजभर ने भर गालियां दी थी इसी बीजेपी को। लेकिन अब क्या हुआ, बीजेपी ने राजभर को भैया अपने साथ रख लिया, और उसका नतीजा देखिएगा, नतीजा देखिए आप। महाराष्ट्र में तो जनता ने दिखा दी इनको क्या हकीकत है इनकी, यूपी में भी जनता ने इनको बता दिया हकीकत क्या है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब बिहार की बारी है, बिहार में भी बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, आप देखिएगा बिहार में भी क्या हालात होने वाले हैं। तो जनता अब सब चीजें समझती है, ऐसा नहीं है कि आप आंख पर पट्टी बांध दोगे जनता के और माइक पर जाकर बोल दोगे कि भाई साहब हम तो एकता की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचारियों को मौके नहीं देंगे, भ्रष्टाचारियों को शामिल नहीं करेंगे। इस तरीके की बातें कर करके आप लोगों को बेवकूफ बना नहीं सकते लंबे वक्त तक, क्योंकि जनता आप सब जानती है, हर कोई राजनीति को समझता है, बखूबी तरीके से समझता है। तो वो दिन अब लग गए हैं बीजेपी के, जब इस तरीके से बहकाया जा सकता था, लोगों को गुमराह किया जा सकता था, इस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति करके आप सरकार बना सकते थे, वो दिन लग गई। अब जनता हर चीज को समझती है, हर चीज को समझती है। जनता जानती है कि भाई साहब 10 दिन पहले तो आप इस नेता को गाली दे रहे थे, 10 दिन बाद ये आपका अपना हो गया, आपने इसको टिकट दे दिया, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो भाई साहब किस चीज का भरोसा करें, किस चीज का भरोसा करें आपके ऊपर बताइएगा। आप 10 दिन पहले उसको गाली दे रहे हो, 10 दिन बाद आप उसको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो, तो जाहिर तौर पर लोगों के दिमाग में अब सब चीजें घर कर गए, लोग समझ चुके हैं हर चीज को। ये जुमलेबाजी अब चलेगी नहीं ज्यादा, बिल्कुल ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। और एक और उदाहरण आपको पेश कर देते हैं। अभी 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, और इन उपचुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी की करारी हार हुई, ठीक उसके बाद बद्रीनाथ में बीजेपी की करारी हार हुई है। तो पहले भगवान राम नाराज हो गए, फिर भगवान शंकर नाराज हो गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लोग जानते हैं कि आप ज्यादा दिनों तक धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते हैं। और रही बात कि जो अवि मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है और ये कहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ जो है विश्वासघात हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जो भी महाराष्ट्र की खबरों पे, महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे जो हैं कुछ विधायकों को लेकर के सीधे एक होटल में चले जाते हैं और वो उनके साथ वहां पे रहते हैं। और ये सब कुछ जो है ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उनको दिल्ली से फिर उनको एक तरीके से रिमोट की तरह उनको चलाया जाता है, और वो जो कुछ भी कहा जाता है वो वही करते हैं। और तभी वो महाराष्ट्र जाते हैं जब सरकार गिर चुकी होती है, जब उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके होते हैं, अल्पमत में अल्प संख्या में
आने के बाद। तो कुल मिलाकर के अभी मुक्तेश्वरानंद का यह कहना कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, ये बिल्कुल सही है। और ये वो भी जानते हैं, जो एकनाथ शिंदे हैं वो ये भी जानते हैं कि उन्होंने विश्वासघात किया है। लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और अब ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव के बाद लोगों का रुझान क्या होता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र की जनता की सिंपैथी तो है, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात हुआ है, इससे महाराष्ट्र की जनता का उद्धव ठाकरे के साथ सिंपैथी जुड़ा हुआ है। और इसका नुकसान जो है वो बीजेपी को, एकनाथ शिंदे को उठाना ही पड़ेगा। और खास करके अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बयान दिया है उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।